चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है डेफिनेशंस ऑफ गैवल्स इन पिच्ड रूफ के अंदर। तो क्या होती है डेफिनेशंस ऑफ गैवल? अ फिक्स लाइन ऑफ स्लोपिंग रूफ नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल फेसेस ऑफ वॉल नो। ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ बॉल एट द एंड ऑफ पिच रूफ दैट इज कॉल्ड गैवल। दैट इज कॉल्ड गैवल। गैवल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ बॉल। ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ बॉल फॉर्म्ड एट एंड ऑफ पिच्ड रूफ। ठीक है, तो गैवल का कंसेप्ट समझते हैं। पिच्ड रूफ के अंदर होती है गैवल। तो इसकी डेफिनेशन होती है ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ बॉल एट द एंड ऑफ पिच रूफ। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ये फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ द टू स्लोपिंग रूफ प्लेन्स। इसका फॉर्मेशन किससे होता है? इस जहाँ पर इंटरसेक्शंस ऑफ होता है टू स्लोपिंग्स रूफ प्लेन्स का, तो उस जगह पर गैवल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी लोकेशन समझते हैं। लोकेशन क्या होती है? एट फ्रंट एंड रेयर एंड ऑफ द पिच रूफ होती है। इंपॉर्टेंस समझते हैं तो ये इन्हेंस करती हैं एस्थेटिक्स को और प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स को। एंड दिस इज एसोसिएशन टू कॉमन इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। इसके बाद जो आता है तो ये जो क्या नाम से ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। जो एपेक्स लाइन होती हैं, एपेक्स लाइन क्या होती है? रेफर टू द रिज करती हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेफर टू द स्पैन होती हैं, और जो इंक्लिनेशन होती है वो रेफर्स टू द पिच करती हैं। तो ट्रैंगुलेशन पार्ट ऑफ वॉल एट द एंड ऑफ पिच रूफ इज कॉल्ड एज गैवल। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स ऑफ द बोल्ट। क्या होता है मटेरियल ऑफ बोल्ट के लिए? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 होता है। 1.25 किसके मटेरियल के लिए? बोल्ट के मटेरियल के लिए। क्या? पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। कंसेप्ट समझ लेते हैं पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट के लिए। चलो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? पैरामीटर्स यूज्ड इन डिज़ाइन टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटीज। कैसी अनसर्टेनिटीज? लाइक मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड अप्लाइड लोड। तो पैरामीटर्स यूज्ड इन डिज़ाइन टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटीज, मटेरियल प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड अप्लाइड लोड, ये इसकी डेफिनेशन होती हैं। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज होता है इंश्योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डिज़ाइन। ये क्या करता है? एक मार्जिन देता है, एक सेफ्टी का मार्जिन देता है। कब? जब इंजीनियर डिज़ाइन कर रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं इसके बेसिस। डिटरमाइंड फ्रॉम कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, इंश्योर रिलायबिलिटी अंडर वेरियस कंडीशंस। क्या इंश्योर करता है? रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। तो पहला ऑप्शन 1 है, तो ये नॉट सेफ्टी मार्जिन है, नॉट एक्सेप्टेबल भी नहीं है। ये इनको क्या पढ़ना है यार। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैक्टर दैट नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ऑप्टिमल स्पेसिंग ऑफ द रूफ ट्रस। कौन सा फैक्टर है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है किसको? ऑप्टिमल स्पेसिंग ऑफ द रूफ ट्रसेस को। तो उसमें पहला आता है रूफ पिच और विंड स्पीड। तो ये रिलेवेंट है दोनों ही। कलर ऑफ द रूफ ये नहीं होगा, और वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल ये भी रिलेवेंट लग रहा है। ये भी रिलेवेंट है, ये भी रिलेवेंट है। तो फैक्टर दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑप्टिमम स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रसिंग। ठीक है, तो पहला कौन सा है? वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल, रूफ पिच, विंड स्पीड। कलर ऑफ द रूफ नहीं होगा। कंसेप्ट समझते हैं ऑप्टिमल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रसेस के बारे में कि इसका क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले अब हम पर्पज की बात करते हैं कि इसका पर्पज क्या है। ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और फंक्शनैलिटी ऑफ रूफ। दो चीज़ों को ऑप्टिमल स्पेसिंग ऑफ द रूफ ट्रस जो होता है वो इंश्योर करता है। पहला इंटीग्रिटी, दूसरा फंक्शनैलिटी ऑफ द रूफ। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में। तो कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो ऑप्टिमल स्पेसिंग रूफ ट्रसिंग के अंदर होते हैं, तो क्या होता है? पहला आता है वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल। इसको समझते हैं। जो ऑप्शन 1 में दे रखा है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता लोड ऑन ट्रस। जो ट्रसेस के ऊपर जो लोड आ रहा है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जिससे हैवी मटेरियल क्लोजर स्पेसिंग रिक्वायर्ड होती हैं। हैवी मटेरियल्स में क्या होता है? क्लोजिंग स्पेसिंग रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूफ पिच को कैसे अफेक्ट करता है। ये अफेक्ट लोड डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टीपर पिच अलाउ वाइडर स्पेसिंग्स।
ठीक है। अगर पिच स्टीपर से तो वाइडर स्पेसिंग को अलाउ करेगा क्योंकि वो लोड के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। उसके बाद में आता है बेंड स्पीड। बेंड स्पीड का ऑप्टिमल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रसेस से क्या रिलेशन है, बात कर लेते हैं। अगर हाई विंड है तो मोर फोर्स ऑन द स्ट्रक्चर। अगर ज़्यादा अगर विंड की स्पीड ज़्यादा है तो स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड है वो ज़्यादा लगेगा। सो व्हाट वी नीड रिक्वायर्ड क्लोजर स्पेसिंग फॉर द स्टेबिलिटी, बिकॉज इफ़ वी आर reducing the spacing between the components, it will be increase the stability and it can be counteract the load by acting by the wind. So it is clear. Okay, so he talk about next the color of rod. What the fuck, this is irrelevant shit. So affect thermal properties only, डज नॉट अफेक्ट स्ट्रक्चरल लोड डिस्ट्रीब्यूशंस को। क्या सिर्फ थर्मल प्रॉपर्टीज़ को कलर, रूफ ऑफ कलर ये अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, मान लो इस तरीके से मानो कि अगर रूफ ब्लैक कलर की है तो ब्लैक एक एब्जॉर्बेंट कलर होता है। वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और इंटरनल स्ट्रेस को बढ़ावा देता है क्योंकि वो सीट को उस लेवल पर गर्म कर लेता है जिस लेवल पर लेवल निकलता है। ठीक है। और अगर वाइट है तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है किसको, फोटॉन्स को, पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स को। सो कलर ऑफ रूफ इज़ नॉट माई चॉइस। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछता है कि स्लोप ऑफ मोमेंट कर्वेचर रिलेशन गिव्स द स्लोप ऑफ मोमेंट कर्वेचर रिलेशन गिव्स क्या देता है, फ्लेक्चरल रिजिडिटी ऑफ द बीम। क्या देता है, फ्लेक्चरल रिजिडिटी ऑफ द बीम। सो फ्लेक्चरल रिजिडिटी ऑफ द बीम क्या होता है, मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या होता है। ये तो इसका आंसर होता है, ठीक है। स्लोप मोमेंट कर्वेचर रिलेशन। अब हम समझेंगे मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। ये कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं। कंसेप्ट की इक्वेशन शुरुआत में ही वो बंदा दे देता है कि भाई m बराबर ई आई इंटू के होता है। क्या होता है, मोमेंट बराबर ई आई इंटू के होता है। अब एक एक बात कर लेते हैं कि पहला क्या होता है, m जो होता है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होता है, e जो होता है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, i जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और जो ई आई होता है ना, ई आई, ये ई आई जो होता है ना, ई आई ये होता है फ्लेक्चरल रिजिडिटी के आपका कर्वेचर हो जाएगा। सो व्हाट कर्वेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन। देख रहा है 3 बार ऑफ यूज़ किया है इसने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड कर्वेचर। सो अब ये ग्राफ में कैसे इसका रिलेशन शो करेगा, क्योंकि एक प्लॉट करता है, m जो होता है वर्टिकल पे हो जाएगा, k जो होता है हॉरिजॉन्टल पे हो जाएगा। दिस इज k, दिस इज m। सो स्लाइट स्ट्रेट लाइन इन इलास्टिक रेंज हो जाएगी, दैट कॉल स्लोप ऑफ ई आई। ओके, तो इंटरप्रिटेशन से बात करते हैं कि जो स्लोप रिप्रेजेंट करता है वो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग होती है। जो इसकी स्लोप होती है ना, वो क्या रजिस्ट करता है, बेंडिंग रजिस्ट करता है, और वो फ्लेक्चरल रिजिडिटी को बढ़ावा देता है। तो वो मतलब फ्लेक्चरल रिजिडिटी होती हैं। अब समझते हैं मूवमेंट कर्वेचर रिलेशन के बिहेवियर के बारे में। हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा, टर्म पढ़ी, रिलेशन समझा बाय द ग्राफ, उसका इंटरप्रिटेशंस किया। उसके बाद में अब हम आखिरी बार में मूवमेंट कर्वेचर का क्या समझते हैं, बिहेवियर समझते हैं। तो बिहेवियर में क्या होता है, ये एक इलास्टिक रेंज होती है। इलास्टिक रेंज कैसी होती है, इसका एक लीनियर रिलेशन होता है, और प्लास्टिक और नॉन लीनियर के अंदर कर्व बिकम नॉन लीनियर बन जाता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे देखने कोई पहली बार मिला है। बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमिसिबल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ पर्लिन, जब स्पान दे रखा 4 मीटर, विच इज सब्जेक्टेड टू लाइव लोड एंड सपोर्ट बाय द इलास्टिक क्लैडिंग। इलास्टिक क्लैडिंग और प्लास्टिक क्लैडिंग ध्यान रखना, पहले भी पढ़ा था हमने कहीं ना कहीं। तो समझ लेते हैं डिफ्लेक्शन लिमिट्स के बारे में। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, पर्लिन्स के बारे में। पुर्लिन बोलूँ या पर्लिन बोलूँ उसको, मुझे नहीं पता, तुम क्या बोलते हो। फॉर पर्लिंग एंड ग्रिट की बात करते हैं, तो पर्लिंग और ग्रिट में क्या होता है। Oh my God, what a gift for me, thanks। तो इलास्टिक क्लैडिंग क्या है, इलास्टिक क्लैडिंग होता है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितने का होता है, स्पैन बाई 150। कब होता है, इलास्टिक क्लैडिंग में होता है। और जो ब्रिटल क्लैडिंग होती है जिसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है, स्पैन डिवाइड बाई 180। अरे मेरी टांग कहाँ से लाया है, सुलभा कोई
सुलभा है सुल्फी है? पड़ी हुई है बहुत दिन की, इसमें कोई सुट्टा चला के पिया था एक बार सुमित ने। किसी ने तो मंगवाई होगी है। हमारे उधर मिलती है लाल सोट साइड, ऐसे लाल सोट में एक मंडावरी करके एक जगह है, तो मैन मार्केट में अलग अलग तरीके के हुक्के सुल्फी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। इसको गांजा भर के पियो। तो क्या चल रहा है यहाँ पर चल रहा है डिफ्लेक्शन लिमिट, पर्लिन्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। फॉर पर्लिन्स और ग्रिड की बात चल रही है। तो इलास्टिक क्लेडिंग्स के अंदर क्या मिलता है, स्पैन बाई 150 और स्पैन बाई 180 होता है। किस किस के लिए, ब्रिटल क्लेडिंग के लिए 180 होता है। देखो ब्रिटल क्लेडिंग और इलास्टिक के लिए 150 होता है, ठीक है। ब्रिटल क्लेडिंग कैसे याद रखो, ये बी जो होता है ना 8 जैसा होता है, 8 क्या होता है डिवाइड में होता है, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। सो गिवन कंडीशन में इलास्टिक क्लैडिंग्स यूज फॉर द स्पैन बाई 150 हो जाती। तो हम पुट करेंगे, जो स्पैन की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर दे रखी है, अगर इसको mm में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 4000 हो जाएगा। 4000 डिवाइड 150 करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 15 दूना 30 हो जाएगा, 2 30 10 बचे 100, 15 5 75, 15 6 90, ठीक है। बाकी टीप लेते हैं इधर से। कितना बड़ा चीटर है तू। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक डेप्थ ऑफ बेब प्लेट इन ए प्लेट ग्रेडर ऑफ WSM की बात कर रहा है। तो गिवन दे रखा है इसने M सिग्मा CVC और K, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेप्थ के बारे में पूछा, तो D क्या होती है, D इज इक्वल्स टू होती है K इंटू M डिवाइड बाई सिग्मा CVC की पावर 1/3 होता है। क्या होता है, D बराबर K इंटू M इंटू सिग्मा CVC डिवाइड बाई 1/3 होता है, ठीक है। तो ये रहा। अब इसका डिज़ाइन ऑफ बेब प्लेट से रिलेट करते हैं, जो कि कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। याद रखना क्या होता है, M डिवाइड बाई सिग्मा CVC, ठीक है, की पावर, और तेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, 1/3 इंटू K होता है। ये क्या होता है, इकोनॉमिक डेप्थ ऑफ बेब प्लेट, इकोनॉमिक डेप्थ ऑफ प्लेट, बेब प्लेट इन प्लेट ग्रेडर, बेब प्लेट इन प्लेट ग्रेडर WSM। सो फंक्शंस ऑफ द बेब समझते हैं। जो प्राइमरली ये रजिस्ट करता है वो करता है शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है, और जो इसमें डिज़ाइन इन्वॉल्व होता है, जो डेप्थ D होती है वो क्या होती है, बेब डेप्थ ऑफ बेब होती है। जो TW होती है वो थिकनेस ऑफ बेब होती है। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ फार्मूला के बारे में। तो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म होती है D इज इक्वल्स टू, अब बिना देखे लिखना, K इंटू M अपॉन सिग्मा CVC की पावर 1/3, ठीक है। ये इसकी वैल्यू। अगर इसका अल्टरनेट फार्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू 1.1 अंडर रूड M डिवाइड बाई सिग्मा CVC इंटू TW, है ना। ये इसका अल्टरनेटिव फार्मूला होता है। अब इसके पैरामीटर्स हैं जिससे ये फार्मूले बनाएं, उसकी बात कर ले तो M क्या आता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन न्यूटन पर mm में, न्यूटन mm में, ठीक है। और जो सिग्मा CVC है वो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है इन कंप्रेशन, ठीक है, वो भी न्यूटन पर mm स्क्वायर है। K जो है कांस्टेंट है, 5 जो है बेल्डेड प्लेट ग्रेडर के लिए यूज होता है, एंड 4.5 रिवेटेड ग्रेडर विद स्टीफनर्स के लिए होता है। K की वैल्यू, ठीक है, K की वैल्यू बेल्डेड प्लेट ग्रेडर के लिए कितना होता है, 5 होता है, और रिवेट ग्रेडर विद स्टीफनर्स के लिए 4.5 होता है। आगे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि फ्लैंज स्प्लाइस इन प्लेट ग्रेडर इज सब्जेक्टेड टू। जो फ्लैंज स्प्लाइसेस हैं इन प्लेट ग्रेडर वो किस चीज़ के सब्जेक्टेड हो, फ्लैंज स्प्लाइसेस आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स ओनली, है ना। जो फ्लैंज स्प्लाइसेस होती हैं ना वो प्लेट ग्रेडर में ओनली एक्सियल फोर्स से सब्जेक्टेड होता है। तो अब बात करते हैं स्प्लाइसेज इन प्लेट ग्रेडर। प्लेट ग्रेडर के अंदर स्प्लाइसेस की बात करते हैं, फ्लैंज स्प्लाइस, बेब स्प्लाइस, दो तरीके की होती हैं, दो ही दे रखी है, फ्लैंज स्प्लाइस और बेब स्प्लाइस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लैंज स्प्लाइस। फ्लैंज स्प्लाइस क्या होती है, ये प्लेट होती है कनेक्टेड होती हैं विद द फ्लैंज ऑफ बीम। फ्लैंज स्प्लाइस में क्या होती हैं, प्लेट जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं फ्लैंज ऑफ बीम से, एंड आल्सो कॉल्ड कवर प्लेट और फ्लैंज प्लेट। ये डिज़ाइन फॉर होती है ओनली एक्सियल फोर्स के लिए। बेब स्प्लाइस की अगर बात करें तो ये प्लेट कनेक्टेड विद द बेब ऑफ बीम होती हैं, और ये डिज़ाइन फॉर होती हैं शेयर
एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए। देखो ध्यान रखना है ना, जो फ्लेंज स्प्लाइस थी ओनली एक्सियल फोर्स के लिए थी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, और जो वेव स्प्लाइस डिज़ाइन होती हैं वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन की होती हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए, है ना। क्योंकि वेव के अंदर क्या आता है, वेव के अंदर शेयर फोर्स आता है। सो की डिफरेंस क्या हो गया इनके बीच में, कि जो फ्लेंज होती हैं वो एक्सियल फोर्स होता है, जो वेव होता है शेयर प्लस बेंडिंग होती हैं, तो एक्सियल फोर्स ओनली इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात क्या कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज आस्क्ड, डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लैटरली सपोर्टेड बीम। डिज़ाइन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरल सपोर्टेड बीम, क्या ऑप्शन दे रखा है, वेरियस इनकरेक्ट फार्मूला, और जो एम डी इज इक्वल्स टू होता है वो होता है बीटा बी जेड पी एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम नॉट। क्या डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरल सपोर्टेड बीम का फॉर्मूला है, तो क्या फॉर्मूला है, बीटा बी जेड पी एफ वाई। बीटा बी क्या है, सेक्शन फैक्टर है। सेक्शन फैक्टर क्या होता है, वन फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्टेड सेक्शन के लिए यूज़ होता है। जेड पी क्या होता है, प्लास्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है, और यील्ड स्ट्रेस होता है। तो सबसे बात को याद रखेंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, जो सेक्शन का फैक्टर होता है, लेटरल सपोर्टेड बीम है तो बीम क्या है, सेक्शन है, सेक्शन का क्या मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर, फैक्टर क्या है बीटा, बीटा बी, बी की वैल्यू वन किस लिए, इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है इसके अंदर, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तीसरा है इसके अंदर यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय गामा एम नॉट, पार्शली सेफ्टी फैक्टर। देखो जरूरी नहीं है तुम बीटा बी जेड पी एफ वाई इस तरीके से चीज़ों को याद रखो, तुम चीज़ें लंबे तरीके से भी याद रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, क्योंकि बीटा क्या है, जेड पी है, देश से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किस किस चीज़ का हो रहा है, फैक्टर्स का, सेफ फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में हो रहा है, प्लास्टिक मूवमेंट के साथ में हो रहा है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के सॉरी है ना, और क्या नाम से जो यील्ड स्ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई करके भाई उसने बना दिया फॉर्मूला, क्योंकि वो यही चीज़ें ख़राब हो रही थी तो उनको डिवाइड कर दिया इस चीज़ से, सेफ्टी फैक्टर निकल के आ गया उसके बाद। तो डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ इस तरीके से हो गई उसकी। अब बात करते हैं बीम इन लेटरल सपोर्टेड के बारे में। तो एम डी, अब बिना देखे लिखना है, एम डी बीटा डी जेड पी एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम नॉट, है ना, ऐसे तरीके से लिखना है, ऐसे ही याद रहना है, तब है मज़े वाली बात, वरना क्या ही है, लिखते रहो, पढ़ते रहो, सोचते रहो, बिताते रहो, साल गुजारते रहो। गुजारना नहीं है मेरे दोस्त, अब गुस्से में है मूड मेरा, अब तो मैं निकाल के ही मानूंगा पेपर, माँ चौदह बैंक इसकी डांग, मुझे क्या घंटा फर्क पड़ेगा, अब निकाल। सॉरी गॉड, गाली नहीं देनी चाहिए, ऐसे मेरी एक जानने वाली बोलती थी कि जवान गंदी होती गाली देने से, तो मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आस्क्ड फॉर ए बीम नॉट लेटरली सपोर्टेड डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ इज गवर्नड बाय, किससे गवर्नड होती है, लेटरल टॉर्जन बकलिंग स्ट्रेंथ से। किससे, लेटरल टॉर्जन बकलिंग स्ट्रेंथ से। 9% बचा यार। लेटरल टॉर्जन बकलिंग स्ट्रेंथ फॉर ए बीम नॉट laterally supported डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ इज गवर्नड बाई, फॉर ए बीम नॉट लेटरली सपोर्टेड, एक बीम है जो लेटरली सपोर्टेड नहीं है और डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ इज गवर्नड बाई द लेटरल टॉर्जन बकलिंग स्ट्रेंथ। फ्लेक्चर बकलिंग स्ट्रेंथ से लेटरल नहीं शेयर बकलिंग स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ नो, ठीक है, लेटरल टॉर्जन बकलिंग स्ट्रेंथ क्वेश्चन का आंसर है। फॉर ए बीम नॉट लेटरली सपोर्टेड the design bending strength is governed by the lateral torsion buckling strength। आ गया समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं laterally unsupported बीम के बारे में, कि एक बीम है जो laterally unsupported है। बीम की कंडीशंस क्या है, बीम इज़ नॉट laterally supported, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा susceptible टू द lateral torsion buckling LTB। किसके इफेक्ट होगा इसमें, लेटरल टॉर्जन बकलिंग के बारे में। तो लेटरल टॉर्जन बकलिंग का बिहेवियर देख लेते हैं। अकर अंडर द बेंडिंग, कहाँ पर होती हैं, बेंडिंग के अंदर होती हैं। द कोज आउट ऑफ प्लेन ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, बीम जो ट्विस्ट होता है, बीम बेंड होता है कैसे, लेटरली, है ना। तो बीम भाई जो बात बताओ, जो फोर्स ही भैंस की टांग लेटरली लग रहा है, तो सब कुछ ही तो लेटरली होगा, हैं,
समझो यार बात को, हमेशा धक्का मुक्की से ही समझ में आएगा कि तुम्हें, फिर मैं तुम्हारी धक्का मुक्की करूँगा, ह्यूमिलेशन फील कराऊँगा। उससे अच्छा तू समझ जा यार, फोर्स लग रहा है लैटरली, तो सब चीज़ ही लैटरली होगा। अकर होगा बेंडिंग, कोज ऑफ आउट ऑफ प्लान डिफॉर्मेशंस होगा, देखो है ना, बीम ट्विस्ट होगा, अब कोस ट्विस्ट होगा, बीम बेंड करेगा लैटरली, करेगा भाई लैटरली, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? रिजल्ट निकल के आएगा रिड्यूस डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ गवर्न बाय द लैटरल टोरेजन और बकलिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, रिड्यूस क्या करती है? डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ और गवर्न बाय द लैटरल टोरेजन बकलिंग। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर देते हैं इसको, क्या करते हैं? यील्ड स्ट्रेस होती है, मटेरियल प्रॉपर्टी ओनली डज नॉट गवर्न बेंडिंग स्ट्रेंथ इन लैटरल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेस के अंदर क्या होता है? जो मेटेरियली प्रॉपर्टी ओनली होती है डज नॉट गवर्न बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है। शेयर बकलिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, शेयर बकलिंग स्ट्रेंथ गवर्न वेब बकलिंग इन थिन सेक्शन डज नॉट कंट्रोल लैटरल बकलिंग। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सुरल बकलिंग स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल बकलिंग स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है? ये होता है कि अप्लाइड टू एक्शियल कंप्रेशन मेंबर कॉलम नॉट फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो लैटरल टोरेजन बकलिंग स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर थोड़ी मध्यम मध्यम। क्या होता है? ये होता है टोटल डिजाइन डेड लोड ऑफ बीम जो होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। सो गिवन डेटा क्या दे रखा है? क्वेश्चन पूछ रहा है यार, माइंड मेरा डाइवर्ट हो रहा है बार बार, बाद में पढ़ेगा। चल 9 मिनट और पढ़ना है, 2-3 क्वेश्चन निकाल देंगे। यहाँ पर जो सुपर इम्पोज लोड दे रखा है वो 30 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है। सेल्फ वेट जो दे रखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है, और जो इफेक्टिव स्पैन है वो दे रखा है 5 मीटर। तो डेड लोड का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है? डेड लोड के अंदर सेल्फ वेट ऑफ बीम होता है और सुपर इम्पोज परमानेंट डेड लोड इम्पोज होता है कि इसके अंदर डेड लोड के अंदर। अगर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इस बात को समझते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लोड्स इसके अंदर यूज होता है और कोई भी फैक्टर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड्स आर यूज्ड, नो लोड फैक्टर इज अप्लाइड। सो व्हाट विल बिकम इट्स फॉर्मूला? इट्स फॉर्मूला बिकम डिजाइन लोड इज इक्वल्स टू सुपर इम्पोज्ड लोड प्लस सेल्फ वेट। सो कैलकुलेशन करेंगे हम, सुपर इम्पोज लोड 30 + 2, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले किया था यार कहीं ना कहीं। 32 × 5 करेंगे तो 5 × 2 = 10, हैसल्ला की 1 पंती 15, 116 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज आस्क्ड? फ्लेंज स्प्लाइस इन प्लेट। फ्लेंज स्प्लाइस इन प्लेट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स ओनली। हाँ भी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था, देख मैंने 2 पढ़ाई थी, फ्लेंज स्प्लाइस, वेब स्प्लाइस। जो प्लेट कनेक्टेड विद द फ्लेंज बीम्स होता है इनको क्या बोला जाता है? कवर प्लेट या फ्लेंज प्लेट बोला जाता है। इनका फंक्शंस क्या होता है? एक्सियल फोर्स ओनली, डिज़ाइन एक्सियल फोर्स। वेब स्प्लाइस की बात करें तो प्लेट कनेक्टेड विद द वेब ऑफ बीम होती हैं जो डिज़ाइन फोर्स होती है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, अभी क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन ये, डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लैटरली सपोर्टेड बीम। इसका फॉर्मूला बीटा बी इंटू जेड पी इंटू डिवाइड बाई गामा इंटू एक और मल्टीप्लाई किया था, देखना नहीं है, एफ वाई। हाँ ठीक है, तो करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा बीटा बी इंटू जेड पी एफ आई बाई गामा एम नॉट हो जाएगा। ऑप्शंस के एनालिसिस की बात करते हैं, जो अदर फार्मूला होते हैं करेक्ट इनकरेक्ट है, ये सही था। मतलब यहाँ पर ऑप्शन और फार्मूले दे रखे थे वो गलत है। अब बात करते हैं डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ के बारे में। तो डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ जो एप्लीकेबल कंडीशंस होती हैं वो लेटरली सपोर्टेड बीम्स के लिए होती हैं। जो इसका एक्सप्रेशन मैंने आपको समझाया था, एम डी बराबर बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम नॉट हो जाएगा। पैरामीटर समझ लेते हैं। बीटा बी हमेशा की तरह मैंने आपको बताया था कि फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शंस के लिए ये यूज़ होता है। जेड पी जो होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स होता है, क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में जो एफ वाई होता है वो यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल होता है। गामा एम नॉट जो होता है 1.1 ऑफ सेफ्टी फैक्टर्स होता है। तो एम डी इज इक्वल्स टू होता है क्या? बीटा बी जेड पी एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम नॉट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मैच द टाइप्स ऑफ स्टीपनर लिस्ट 1 एंड देयर फंक्शंस, है ना। स्टीपनर्स इंटरमीडिएट ट्रांसफ़र वेब स्टीफनर्स का क्या फंक्शन होता है?
लोड कैरिंग स्टीफनर्स, बियरिंग स्टीफनर्स और डायनोगल स्टीफनर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो पहले के अंदर क्या आएगा, इंटरमीडिएट स्टीफनर, लोड रेनफोर्समेंट टू द बेब अंडर शेयर और बियरिंग के अंदर। तो जो पहला वाला है वो डायनोगल स्टीफनर्स हो जाएगा। लोड स्टीफनर्स टू बेब अंडर शेयर एंड बियरिंग, कब, डायनोगल स्टीफनर्स। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्लेंडर बेब ड्यू टू शेयर, इम्प्रूव बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ बेब, बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ बेब। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में आएगा बी आएगा दूसरे में, हैं, प्रिवेंट लोकल बकलिंग ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, लोड कैरिंग स्टीफनर्स। तीसरे में सी आ जाएगा, प्रिवेंट लोकल क्रशिंग ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोडिंग, है ना। फोर्थ में डी आ जाएगा, बियरिंग स्टीफनर्स। बचा क्या ये, ठीक है। अब बात करते हैं स्टीफनर्स इन प्लेट गिर्डर। पर्पज समझते हैं, प्रोवाइड व्हेन बेब अलोन इज इनएडिक्वेट टू कैरी लोड। तो टाइप्स एंड फंक्शन समझते हैं। सबसे पहले आती है इंटरमीडिएट और लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स। ये क्या करती है, बकलिंग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है स्लेंडर बेब ड्यू टू शेयर। दूसरा था लोड कैरिंग स्टीफनर्स, बकलिंग लोड को इम्प्रूव कौन करता है, बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्लेंडर बेब को इम्प्रूव करता है इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद में आता प्रिवेंट करता है बेब बकलिंग ड्यू टू कंसंट्रेट लोड, कौन, लोड कैरिंग। अगर बेब बकलिंग किसके कारण होती है, कंसंट्रेट लोड के कारण होती है, तो उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आती है बियरिंग स्टीफनर्स, ये प्रिवेंट लोड क्रशिंग ऑफ बेब, ये प्रिवेंट करती हैं लोकल क्रशिंग को। किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, बियरिंग स्टीफनर्स, ये लोकल क्रशिंग को करती हैं बेब, लोकल क्रशिंग ऑफ बेब ड्यू टू कंसंट्रेट लोड एंड रिएक्शंस की वजह से जो आता है उसको ये क्या करता है, ये करता होगा कुछ, मुझे नहीं पता। अरे बियरिंग स्टीफनर्स जो होते हैं ना, वो प्रिवेंट करते हैं लोकल क्रशिंग। लोकल क्रशिंग कैसे होती है, बेब की जो लोकल क्रशिंग होती है ना, वो किस वजह से होती है, वो होती है कंसनट्रेटेड लोड या फिर कहीं से रिएक्शन लग रही हो साइडों में से, तो उस स्थिति में ये लगता है बियरिंग स्टीफनर्स। फिर उसके बाद में आता है डायनोगल स्टीफनर्स, ये प्रोवाइड करती हैं लोकल रेनफोर्समेंट टू बेब अंडर शेयर और बियरिंग के अंदर। जो डायनोगल स्टीफनर्स होती हैं ना, वो हमेशा शेयरिंग और बियरिंग का काम आती हैं। नेक्स्ट आता है टोरिजनल स्टीफनर्स, ये प्रोवाइड करती है लेटरल रेस्ट्रेंट टू द बीम गिर्डर एट सपोर्ट। अब बात करते हैं टेंशन स्टीफनर्स के बारे में। जो टेंशन स्टीफनर्स होती है वो टेंसाइल फोर्स फ्रॉम द बेब थ्रू द फ्लैंज होती है ना, ये ट्रांसफ़र करती हैं क्या, टेंसाइल फोर्स को, कहाँ से कहाँ तक, बेब थ्रू फ्लैंज। सो प्लेट गिर्डर अज्यूम्ड सपोर्टेड ओवर एज ऑफ स्टीफनर्स। ठीक है रे, 35 हो गए ना, 40 तो कर दे, फिर कम पड़ेंगे। कितने मिनट बच रहे हैं, 1.5 मिनट बच रहे हैं। वाई रोल्ड स्टील आई सेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ए बीम, बिकॉज ऑफ ग्रेटर lateral स्टेबिलिटी, लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस हायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शन। थोड़ी देर पहले पढ़ा था। रोल्ड स्टील आई सेक्शन की बात, इसको स्टील बीम या रोल्ड स्टील जॉइस्ट भी बोला जाता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, 2 फ्लैंज होती हैं, एक बेब होती हैं, तो कनेक्टेड बाय द क्लीट एंगर और फ्लैट बेल्ट से कनेक्टेड होती हैं। So why used as a beam, because of large movement of inertia with less cross section area, greater lateral stability और higher movement of resistance होता है। अब इसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर देख लेते हैं किसका, रोल्ड स्टील आई सेक्शन का। ये मोर मास अवे फ्रॉम द सेंट्रोइड होता है, जो इंक्रीज करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसमें मोर मास होता है अवे फ्रॉम द सेंटर विच इज इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो नेक्स्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंपोनेंट, सब कंपोनेंट्स ऑफ द स्टील आई सेक्शन बेब। ये क्या करता है, शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। फ्लैंज क्या करता है, ये रजिस्ट करता है मोस्ट बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि हैंस आई सेक्शन इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड वाइडली यूज्ड बीम है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे देता हूँ जो तुम्हारे को काम आ जाएगी। टाइप्स ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शंस के बारे में, रोल्ड स्टील आई सेक्शन और बीम सेक्शन होता है, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन होता है, रोल्ड स्टील टी सेक्शन होता है, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन होता है, रोल्ड स्टील ऑफ बार होता है, रोल्ड स्टील ऑफ ट्यूब होती है, रोल्ड स्टील ऑफ फ्लैट होता है, रोल्ड स्टील ऑफ सीट स्ट्रिप होती है, रोल्ड स्टील ऑफ प्लेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हो गया, मैं नहीं पढ़ रहा थी।